अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। सो मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज से रेलिवेंट जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट लेने वाले हैं एंड वी आर डिस्कसिंग द बेसिक ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First, we have and we know the meaning of managing. मैनेजिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ कि स्ट्रेटजीज बनाना, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से कंपनी की रिसोर्सेज को मैनेज करना है। बिकॉज हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन इसी से रेलेवेंट है और इसी के गिर्द घूम रहा है। बिजनेस को के अंदर जो हमारे पास HR डिपार्टमेंट है उसका क्या रोल है, वो किस तरह से हायरिंग कर रहा है, किस तरह से हर चीज़ को लेकर चल रहा है, किस तरह से स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इससे रेलिवेंट है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? अब जो हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं वो कंपनी का क्या है? रिसोर्स है ना। कंपनी के पास तो कोई काम आ गया, अब उन्हीं बंदों ने उस काम को परफॉर्म करना है ना। अब मैनेजर का काम दरमियान में क्या होगा कि वो काम जो है वो राइट बंदे को असाइन कर दें। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा, कंपनी के गोल्स को अचीव करेगा। ये सब कुछ तब होगा जब राइट बंदे को राइट टास्क असाइन किया जाए, यानी सही बंदे को सही टास्क के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला प्रोसेस अच्छे से हो जाएगा, इट्स मीन कि हम लोगों ने एक राइट बंदा राइट जॉब के लिए सिलेक्ट कर दिया है। अब मैनेजर जो है वो उसे टास्क असाइन करेगा, वो अपने गोल को अचीव करेगा और फिर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अचीव होगा। सो इस सारे प्रोसेस को जो कि मैंने बहुत आसान से बता दिया है आपको, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाती हैं, एड्स रन किए जाते हैं, कंपेन्स चलाई जाती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे एम्प्लॉय को हायर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एम्प्लॉय को किस तरह के बेनिफिट्स देने हैं, किस तरह की उसकी पे होनी चाहिए, किस तरह से हम लोगों ने मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को ग्रो करना है, क्या बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी फैसिलिटीज देती हैं। देखा ना, हर डेवलपर का शौक होता है कि वो गूगल का डेवलपर बने, वो अमेजोन में काम करे। तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे होते हैं, हमारे गोल्स बड़े होते हैं। अब हम इन कंपनीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फैसिलिटीज दे रही हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दे रही हैं, हर बंदे को पता है। और ये कंपनी किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखती हैं, होल्ड रखती हैं उनको। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारी जो जॉब है वो भी इन्हीं कंपनीज में हो, बिकॉज हम लोग भी वो ऐशो आराम, वो बेनिफिट्स एंजॉय करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, सो ये कंपनीज किस तरह से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रही हैं ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द लर्निंग गोल। लर्निंग गोल्स क्या है? अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली। नंबर 2, रिकॉग्नाइज हाउ HR कैन बी अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। किस तरह से हमें HR की मदद से कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो सकता है। अभी आपको थोड़ा सा पीछे जाए तो याद होगा कि मैंने सैलरीज की बात, तो सैलरी अगर आपकी कंपेटिटिव होगी, ठीक है, तो आप लोग बाकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कि इस कंपनी में तो इस जॉब की ये सैलरी है, मेरी कंपनी में इतनी कम क्यों है? तो डेफिनेटली एम्प्लॉय का दिल करेगा आपकी कंपनी में आने को, आपके बेनिफिट्स को एंजॉय करने को, तो वो उसके लिए क्या करेगा? मेहनत करेगा। Number 3 is learn about the interrogative HRM framework. And number 4, we have explored the roles of HR professionals, managers, and employees, which is the important concept in our today's lecture, which is HR Try 8. Okay. So first slide is the strategic importance of HRM. So strategic importance क्या है HRM की? HRM जो है वो क्रिटिकल एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने आपको बताया ना, अगर हायरिंग ही सही से नहीं होगी तो एम्प्लॉयज कैसे अच्छा काम करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करेगी, क्योंकि स्टेप 1 ही क्या है? खराब है। सो HR जो है वो क्या है? कंपनी का क्रिटिकल एसेट है। Effective HR practices improve productivity,
एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल बिजनेस सक्सेस। अगर हम लोग सही से एचआर का जो है वो काम करेंगे, लाइक एचआर डिपार्टमेंट में जितने भी बंदे हायर किए गए हैं वो अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो एम्प्लॉय की सिलेक्शन अच्छी होगी, एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा, बिकॉज एम्प्लॉय को वही काम असाइन किया जाएगा जिसके लिए उसको हायर किया गया था या जिसका वो कैपेबल था। तो इस तरह से क्या होगा, ओवरऑल बिजनेस को सक्सेस मिलेगी। ठीक है। नंबर 3 वी हैव कंपेटिटिव एडवांटेज थ्रू टैलेंट मैनेजमेंट। अब गूगल में क्या होता है, गूगल का डेवलपर बनना क्यों चाह रहे होते हैं हम, बिकॉज गूगल जो है वो कंपेटिटिव सैलरीज देता है अपने एम्प्लॉयज को, कंपेटिटिव बेनिफिट्स देता है। वो जानता है कि उन्होंने किस तरह से अपनी कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉयज को होल्ड रखना है, ठीक है, रिटेन्ड रखना है, उनको जाने नहीं देना, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा हासिल करना है। तो इस तरह से गूगल को क्या मिल रहा है, कंपेटिटिव एडवांटेज। सो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजिकली एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज किया और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ की तरफ रवां दवा हुई। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड वी हैव इज सेटिस्फाइंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। अब वो स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं कंपनी के ऊपर, तो उन्हें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बेनिफिट चाहिए उनको उससे। तो इन बंदों को भी सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल सारे का सारा प्रोसेस अच्छा हो। ठीक है। यानी कंपनी की जो बाहर सोसाइटी में वैल्यू है, जो उसकी एथिकल प्रैक्टिसेस है, जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जाए। देखो, अगर गूगल के बारे में ये मशहूर हो जाए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स अच्छे नहीं दे रहा, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कम है, एक एक दो दो महीने उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लाइक उनको काम वो नहीं असाइन किया जा रहा, उनके साथ जो बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, ओवर बर्डन हो गया है, इनोवेटिव कुछ नहीं है, तो मतलब इस तरह की बातें हो जाए तो फिर कौन जाना चाहे। तो कंपनी ने क्या किया है, हर चीज़ को डील करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लान्स डिफाइन किए हैं। तो उससे उसने क्या किया है, अच्छे से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। ठीक है। उसने एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया और एम्प्लॉयज़ को, बाकी सबको कुछ रूल्स दे दिए हैं कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो इससे सोसाइटी पर भी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है और वैसे भी उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। कस्टमर को क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आए दिन क्रोम में कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा होता है। तो मतलब क्या है कि इनोवेशन की तरफ वो जा रहे हैं, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें। लाइक सबसे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को लॉगिन कर रहे होते हो, ठीक है, आपने साइन अप किया, उसके बाद आप लॉगिन कर रहे हो, तो लॉगिन करते हुए आप अपना नेम दे रहे हो, अपना पासवर्ड दे रहे हो। अब वो पासवर्ड बाज़ औक़ात आप कहीं पर लिखते हो, बाज़ औक़ात आपको याद रहता है और अक्सर ऐसा होता है कि आप उसे भूल जाते हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, क्रोम में आपको एक फीचर मिल रहा है जिससे आप अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हो गूगल पासवर्ड्स में। तो इससे क्या हुआ कि आप जब दोबारा नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट पर जाओगे, उसे लॉगिन करने लगोगे, तो गूगल आपको शो कर देगा कि भाई ये पासवर्ड था आपने पहले लगाया हुआ, अब आप इसको एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिक। तो ये क्या है, एक क्वालिटी इनोवेशन है और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इससे क्या है, और भी बढ़ गई है। अब कस्टमर को अपनी कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है पासवर्ड, वो वहाँ पर सेव कर सकता है। इससे डेफिनेटली गूगल को तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन जो है वो क्या है, कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। एम्प्लॉय को अच्छा पे करना, अच्छे बेनिफिट्स देना, अच्छा लाइफस्टाइल देना, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में ही रहना पसंद करेंगे। ठीक है। सो ये क्या है, सेटिस्फाइंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की किस तरह से कंपनी जो है वो अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करते हुए एक अच्छा बिजनेस रन कर सकती है। नाउ वी हैव एचआर ट्राइड। अब एचआर ट्राइड के अंदर सबसे पहले 3 चीज़ें आ जाती हैं, एचआर प्रोफेशनल्स, लाइन मैनेजर्स एंड देन एम्प्लॉयज़। एचआर प्रोफेशनल कौन है, जो कि एचआर की पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के अंदर महारत रखते हैं। वो ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी प्रैक्टिसेस बनाते हैं जिससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, हर बंदे को सेटिस्फाई कर सके और कंपनी की वैल्यूज़ को रिटेन्ड रख सकें।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन मैनेजर्स। तो लाइन मैनेजर्स कौन हो गए कि जो उन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब देखें ना, स्ट्रेटेजीज बनती जा रही हैं, प्लान्स बनते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं, पर कुछ भी अमल नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों का। जबकि एम्प्लॉई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इन किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए लाइन मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन स्ट्रेटेजीज को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करवाएगा। देन वी हैव एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं, वो इनके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल की कोई भी जॉब आती है, हम फ़ौरन से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हम उससे सबसे पहले वेरीफाई भी नहीं करते कि ये वाकई ही गूगल की तरफ से जॉब आई है या कोई स्कैम तो नहीं है। डायरेक्ट हमने लिंक पे क्लिक किया और बाकी ईमेल वगैरह चेक की, अपनी सीवी अपलोड की, एंड देन टाटा बाय बाय। सो मतलब क्या है कि हम लोग गूगल के नाम से ही इतना ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं कि भाई ओहो गूगल में जॉब आई है तो फ़ौरन से अप्लाई करो। तो ये चीज़ है कि कंपनी का जो एक असर रसूख है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा उसे इससे कंपेटिटिव एडवांटेज। सो यहाँ पर लाइन मैनेजर के बाद एम्प्लॉयज़ क्या काम करते हैं, जितनी भी एचआर की एक्टिविटीज़ हैं लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस रिव्यूज़, इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो एम्प्लॉय को अच्छे से वेरीफाई करते हैं, उसको देखते हैं कि वाकई ये वो काम कर सकता है नहीं कर सकता। उसमें उसकी टेस्ट अच्छे से कंडक्ट होता है, उसका इंटरव्यू अच्छे से लिया जाता है। फिर इंटरव्यू के आजकल 3-4 फेजेस आ गए हैं। तो जब एम्प्लॉय उन 4-5 फेजेस से गुजर के आता है तो डेफिनेटली वैलिडेट हो जाता है कि भाई ये बंदा इस काम के लिए परफेक्ट है। तो इसमें एम्प्लॉयज़ अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, वो किसी से रिश्वत नहीं लेंगे, अच्छे से बंदे की सिलेक्शन करेंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा पर्सन आपकी कंपनी के अंदर हायर होगा, आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, और एट दी एंड आपकी कंपनी जो है वो सक्सेस की तरफ रवा दवा होगी। सो HR ट्राई-8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर 3 ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। HR प्रोफेशनल्स, लाइन मैनेजर्स एंड देन एम्प्लॉयज़। आपको इनका कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग शीटें भर सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग HR। अब HR को किस तरह से मैनेज करना है उसके लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया है। अब वो फ्रेमवर्क किस तरह का है, लाइक अलाइनिंग HR प्रैक्टिसेस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब HR जो प्रैक्टिसेस कर रही है लाइक रिक्रूटमेंट के हवाले से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रेलिवेंट होनी चाहिए। मतलब राइट जॉब के लिए राइट पर्सन ही हायर करना है। नेक्स्ट, HR as a system that connects recruitment, training, performance management and compensation। ठीक है, वही सारी बात जो भी हमने की है। HR डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, हायरिंग होती है। हायरिंग होती है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, उसको किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, कैसे उसे कंपनसेट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं HR डिपार्टमेंट के अंदर, और ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिससे हम HR डिपार्टमेंट को चला सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट्स, यानी कंपनी का जो अंदरूनी हालात हैं, यानी कंपनी का कल्चर किस तरह का है, एम्प्लॉयज़ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से एम्प्लॉयज़ को कोई काम असाइन किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये भी HR डिपार्टमेंट ही मैनेज करता है। और एक्सटर्नल कंपनी की क्या जो है वो वैल्यू है, क्या उसकी कंडीशन है मार्केट के अंदर, तो ये चीज़ें जो है ये भी HR जो है वो कंसीडर करता है, वो इसके लिए स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव 5 स्पेशल थीम्स इन HRM। नंबर 1 इज मैनेजिंग विद टीम्स। टीम्स के साथ मैनेज करना है, उन्हें टास्क असाइन करने हैं और उनसे आउटपुट लेना है। जो भी उन्हें स्ट्रेटजीज बना कर देनी है, देखना है कि उन्होंने कितना कुछ इम्प्लीमेंट किया है, क्या उनकी ग्रोथ है। और अब इसके लिए तो काफ़ी सारे विजुअल टूल्स आ गए हैं जिनसे उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव मैनेजिंग विद डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, की किस तरह से वैरायटी इनोवेशन लेके आनी है, किस तरह से वैल्यू को ऐड करना है, किस तरह से जो है वो एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, रिसोर्सेज को देखना है, फिर किस तरह से लोगों को हायर करना है, उन्हें ग्रुप का पार्ट बनाना है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं मैनेजिंग विद डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट वी हैव मैनेजिंग विद एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी के अंदर ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करने हैं जो कि एथिक्स के अकॉर्डिंग होंगे, लाइक कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो उस तरह से बिहेव भी करें।
तो मैनेजिंग विद न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज लेके आनी है, बिकॉज अगर आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं जो कि इनोवेशन के साथ डील नहीं कर सकते, तो आपकी कंपनी तो तरक्की ही नहीं करेगी, वो जिस स्टेज पर है वैसे ही रहेगी। तो नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना, उनके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करना, तो ये चीज़ भी क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है? HRM की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मैनेजिंग विद मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स, कि किस तरह से परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज करना है, उसके साथ डील करना है, कहाँ से इम्प्रूवमेंट को लाया जा सकता है, कहाँ से परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, किन चीज़ों को जब परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो उसके लिए मैट्रिक्स और एनालिटिक्स का होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको पता है कि बहुत सारे विजुअल टूल्स आगे हैं जिसकी मदद से आप ग्राफ को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और वीक पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। सो नंबर 1 वी हैव मैनेजिंग विद टीम्स। मैनेजिंग विद टीम्स के अंदर क्या है कि टीम्स को किस तरह से आप लोगों ने इन्हांस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इफेक्टिव साबित हों। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव तभी साबित होगी ना जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव होगा। तो उससे पीछे अगर जाए तो फिर क्या आएगा? सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन विद टीम मेंबर्स, के राइट पर्सन को राइट टास्क आपने असाइन करना है, उसे अच्छे से ट्रेन करना है, उसे अच्छे से बेनिफिट्स देने हैं। तो क्या होगा? सब कुछ क्या है? वेल एंड गुड है। ठीक है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर आ गई है गूगल जैसी सक्सेसफुल कंपनीज की। वी हैव मैनेजिंग विद डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, कि किस तरह से अच्छी डिसीजन मेकिंग करते हुए वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाना है, इनोवेशन लेके आनी है, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से रिटेन्ड रखना है, किस तरह से जो है वो अपने ग्रुप के अंदर नए बंदों को हायर करना है, किस तरह से उन्हें ट्रेन करना है, और ये सारी की सारी जो क्रिएटिंग इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस हैं इसका ख्याल रखना है। लाइक आप कंपेटिटिव एडवांटेज देना है अपनी एम्प्लॉय को, ऐसी वर्क प्लेस इंट्रोड्यूस करवानी है जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज हो, एक अच्छा माहौल हो, ठीक है, अच्छे बैठने उठने की जगह हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा हो, अच्छे से एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बात कर रहा हो, और सोसाइटी में भी आपकी कंपनी का अच्छा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट पर मैं फोकस कर दूँ कि जब आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ बाहर जाएंगे, ठीक है, तो वो बताएंगे ना कि भाई अगर वो खुश होंगे तो वो बताएंगे भाई मुझे तो अपनी कंपनी ने ये बेनिफिट दिया है, मैं तो ऐसे काम कर रहा हूँ, मुझे तो इतनी सैलरी मिलती है, और उसके साथ अगर मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँ तो मुझे तो बोनस भी मिल जाता है। और अगर ये सारा सिनेरियो हो गया तो वाह वाह होगी। तो अगर नहीं होगा तो भाई बहुत काम करवाते हैं, तुम ना अप्लाई करना इस कंपनी के लिए वगैरह वगैरह, तो इससे क्या होगा? सब कुछ खत्म। तो इसके लिए क्या है, बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करवाना ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव मैनेजिंग विद एथिक्स एंड CSR, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर आपकी एथिकल बिहेवियर और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेन रोल प्ले कर रही है आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में। आजकल सबसे ज़्यादा जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हायरिंग हो रही है वो लिंक्डइन है। हर बंदा कोई ना कोई स्किल सीखने के बाद अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाता है, उसको अच्छे से जो है वो ऑप्टिमाइज करता है, और उसके बाद वो अप्लाई करता है जॉब के लिए। अब वहाँ पर वो उन कंपनीज को सिलेक्ट करता है जिनकी रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ को घुमाने के लिए लेके गए हैं, उनको डिफरेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं, कहीं पर अवार्ड सेरेमनी हो रही है, बिकॉज ये चीज़ें जो है वो उसे अट्रैक्ट कर रही हैं। और यही चीज़ें आपकी जो है वो कंपनी के बारे में उन्हें बता भी रही है, भाई हमारी कंपनी में तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फिर वो जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपकी कंपनी का हिस्सा बने। सो नेक्स्ट वी हैव मैनेजिंग विद न्यू टेक्नोलॉजीज, यानी वही बात कि नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते रहे, नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहें, अपनी एम्प्लॉयज़ को, अपने जो स्टाफ मेंबर हैं उनको उन गैजेट से रेलिवेंट ट्रेनिंग देते रहें और उनको रीशेप करते रहें। अब रीशेप किस तरह से नए एम्प्लॉयज़ को हायर करते रहें और उनको इनोवेशन की तरफ लाते रहें। नई टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होती है ना, अब डिवेलपर जो है वो सिर्फ PHP पे तो नहीं रह सकता ना, वो आगे रिएक्ट, नोड जेएस, मर्न, स्टैक, मोंगोडीबी की तरफ भी जाएगा। अब कब तक लोग MySQL को यूज़ करते रहेंगे? ऑल्दो कि MySQL अभी तक यूज़ हो रही है, लेकिन फिर भी नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ तो जाएंगे। तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो ट्रेनिंग जो है वो आपकी कंपनी कंडक्ट करेगी और उन्हें फराहम करेगी, और इसी से आपकी कंपनी जो है वो इनोवेशन की तरफ जाएगी और न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है वो अपनी
कंपनी के अंदर लागू करेगी। नेक्स्ट वी हैव मैनेजिंग विद मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स, जो कि मैंने आपको पहले डिटेल में गाइड किया कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के बहुत सारे तरीके आ गए। उसमें आप डिफरेंट तरह के ग्राफ्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय ने कितना काम किया, कैसे काम किया, किस वक्त तक काम किया, अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया, हमारे कितने क्लाइंट्स इसकी वजह से भाग गए या फिर कितने क्लाइंट्स इसकी वजह से नए हमने अट्रैक्ट किए, हमें नए प्रोजेक्ट्स मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी टर्नओवर और उसके जो रिटेन्ड रहने में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करेंगी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दी गई है, यूजिंग एनालिटिक्स टू रिड्यूस टर्नओवर एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अगर एक ऐसा एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है और आप उसे इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहे, यानी कोई बोनस नहीं दे रहे, कोई उसकी पे इंक्रीज नहीं कर रहे, कुछ उसको बाकी बेनिफिट्स नहीं दे रहे, लाइक उसको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइक कार, इस तरह की गिफ्ट्स नहीं दे रहे, तो वो एम्प्लॉय कब तक आपकी कंपनी के लिए इतना सारा कुछ करता रहेगा। एट द एंड वो भी यही कहेगा जैसे बाकी काम करें मैं भी वैसा काम करूंगा। तो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो रिड्यूस होगा और आपकी कंपनी जो है वो ग्रो करेगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक केस स्टडी। केस स्टडी किससे रेलिवेंट है, गूगल से रेलिवेंट है, जो कि मैं पूरी के पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन करती रही। गूगल ने किस तरह से इनोवेटिव और स्पोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मुहैया किया है, जिससे हर बंदा ख्वाहिश रखता है कि वो गूगल का एम्प्लॉय बने। तो गूगल का जो HR प्रैक्टिसेस हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं, अब अट्रैक्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाती हैं, जिसमें कंपेन्स रन करना, एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा डाटा होता है ना उनके पास, तो उससे रेलिवेंट देखना कि एम्प्लॉय किस तरह की कंपनी चाह रहे हैं, कंपनी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए जो कि उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से वो टॉप टैलेंट को अपनी कंपनी के अंदर रिटेन रखते हैं। सो दिस इज हाउ मैनेजिंग HR वर्क्स एट गूगल। सो इसी तरह आप भी अपनी कंपनी के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी एंड दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर 1। और ये स्लाइड्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। मैंने यहाँ पर कोई डिटेल थ्योरी नहीं लिखी और बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स था, ताकि आप लोग खुद से ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल्स देके उसे डिटेल में लिखें। आप सिर्फ अपना कंसेप्ट उठाएं और पेपर भर दें, ठीक है। So if you have any question, any query related to this, put it in comment section. I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning.